चीन और ईरान का जो इत्तेहाद है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है ये कोई मामूली इवेंट नहीं था। इस इवेंट के बाद जाहिर बात है बहुत सारी तब्दीलियां तेजी के साथ रूनुमा हो रही हैं और ये जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी और पुरानी एस्टिमेट था वो तो अब खत्म हो गया है। अब किसी भी मुल्क पर किसी भी वक्त कहीं भी हमला हो सकता है। अब आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये दुनिया की नई रियलिटी है जिसमें एक तरफ हम गजा देख रहे हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो बगैर किसी जवाब के ईरान के ऊपर आकर किसी भी सॉवरेन नेशन के ऊपर आकर हमला कर देंगे। तो साम्राज्य है वो पूरी अपनी एरोगेंस के साथ और अपने पूरे तकब्बुर के साथ जो वो नेशन आफ्टर नेशन जो उसको निशाना बना रहा है। तो इसलिए अब जिसने जिसके साथ खड़े होना है वो भी तेजी के साथ कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। और एशिया में एशिया की सबसे बड़ी पार जो है वो चाइना, ठीक है, और दुनिया की भी सेकंड मोस्ट जो बड़ी पार है वो चाइना है। तो यहां पर जो एशिया के मुल्क हैं वो चीन की तरफ देख रहे हैं और चीन भी जो है वो उनके साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहा है। तो ईरान और चाइना की फाइटर जेट्स के हवाले से, एयर डिफेंस के हवाले से बड़ी डील्स जो है वो सामने आ रही हैं। जाहिर बात है वो ईरान की पावर के हवाले से गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। साथ एक बड़ा वाकया यह हुआ है कि नेटो की जानिब से चाइना को धमकी लगाई गई है। नेटो जो है वो बुनियादी तौर पर उसका फोकस सोवियत यूनियन रहा है, लेकिन अब ये चाइना के साथ भी नेटो जो है वो फड्डा ले रहा है, पंगा ले रहा है। तो ये मामला यहां पर भी खराब हो रहा है। चाइना का बड़ा सख्त रद्दमल गया है। तो ये नेटो और चाइना का सिलसिला और फिर चाइना का ईरान के साथ ताल्लुक, इसमें क्या यानी कि लिंक है। जैसे कि यूक्रेन की जंग की वजह से रशिया ईरान के करीब हुआ, नॉर्थ कोरिया के करीब हुआ। तो अब ये जो नेटो का फड्डा पड़ गया है चाइना के साथ, तो इससे चाइना के जो रिलेशंस है ईरान के साथ, नॉर्थ कोरिया, ग्लोबल साउथ, उसके ऊपर क्या असर आएगा ये भी आपके सामने रखेंगे। ईरान ने अपनी जो एयर स्पेस है उसको बंद किया हुआ है, अब जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं वहां पर बंद किया हुआ है। और साथ ये खबर आ रही है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर ईरान ने काम शुरू कर दिया है और यूरेनियम की जो अफजूदगी है उस हवाले से भी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। ये तमाम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ईरान और चीन जो है वो तेजी के साथ करीब आ रहे हैं और ये वाज़ेह है कि एशिया में जो जंग छिड़ चुकी है उसका मरकज जो है वो चीन है। और अभी जो एससीओ की मीटिंग हुई है जो बड़ी रेयर थी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स को बुलाया गया, हालांकि एससीओ एक इकोनॉमिक फोरम है लेकिन उसमें डिफेंस मिनिस्टर्स को बुलाया गया, तो उसका जो एलामिया सामने आया उसमें जो डिस्कशंस हुई, जो डिबेट्स हुई, जो डायरेक्शन तय की गई उसमें खुलकर यह बात रखी गई कि मल्टी पोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी तरफ जब वो बढ़ा जाएगा, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को किसी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो चाइना ये बात वाज़ेह कर रहा है कि वो इसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो आगे बढ़ेगा। अब नाज़रीन, ये कंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन और ईरान ना सिर्फ फाइटर जेट्स की डील करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा यानी ये बहुत बड़ी डील होने जा रही है ना। चीन किसी को इस तरह से फाइटर जेट्स जो वो सेल तो नहीं करता है, तो चीन जो है वो ईरान को फाइटर जेट्स देने जा रहा है। ना सिर्फ फाइटर जेट्स देने जा रहा है बल्कि एयर डिफेंस भी देने जा रहा है। ये एक बड़ी डील जब सामने आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इस डील के साथ बहुत सारी मजीद चीजें बदलने जा रही है और ईरान की ताकत में भी इजाफा होने जा रहा है। द नेशनल की खबर देखिए, ईरान इज प्रिपेयरिंग टू बाय न्यू एयरफोर्स फ्रॉम चाइना। और फिर वो कह रहे हैं दिस इज अ गुड डील फॉर बोथ साइड्स। दोनों के लिए ये डील बड़ी अच्छी होने वाली है। वो कैसे? इट विल इनहेंस चाइनाज वेपन एक्सपोर्ट मार्केट। एक तो ये चीन के लिए फायदा यह है कि उसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है असलहा की उसमें इजाफा होगा, एंड गिव ईरान कंसिडरेबली न्यू कैपेबिलिटीज। और दूसरी तरफ ईरान को यह फायदा होगा कि उसकी सिग्निफिकेंट इजाफा होगा उसकी एयर कैपेबिलिटीज के अंदर। और जाहिर बात है जो मौजूदा उसकी एयरफोर्स है वो तो बहुत ही आप कह लें कि सामना नहीं कर सकती। और इसीलिए इस पूरी जंग में ईरान की एयरफोर्स तो कहीं इस्तेमाल हुई नहीं है, उनका एक जंगी त्यारा उड़ा भी नहीं है, तो मिसाइल पावर के साथ सारा उन्होंने सामना किया। लेकिन अगर ये एयरफोर्स भी आ जाती है, ये J-10C जो है ये 4+ जनरेशन के हैं और ये F-35 का सामना कर सकते हैं। और अगर J-10C ने इनके F-35 को गिरा दिया तो फिर क्या होगा? अब ये बड़ा मसला यहां पर पड़ने जा रहा है, ठीक है ना। अगर J-10C ने F-35 गिरा दिया तो फिर तो J-10C की और ज्यादा डिमांड दुनिया में बढ़ने जा रही है, फिर अमेरिका क्या करेगा? तो ये मसला बड़ा कंप्लेक्स होने जा रहा है। ईरान प्लान्स टू बाय चाइनीज J-10C इंस्टेड ऑफ रशियन Su-35। अब वो रशिया के साथ डील तो हो गई है, लेकिन चूंकि वहां से डिलीवरी नहीं हो रही तो अब ईरान ज्यादा फोकस चाइना के ऊपर कर रहा है। रशिया के साथ भी मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि Su-35 से पहले चाइना से ये जंगी हथियार खरीद लिए जाएं क्योंकि वहां से डिलीवरी लेट है। ईरान बेट्स ऑन चाइनाज J-10C टू काउंटर इजराइल F-35 माइट। ये F-35I आगे लिखा हुआ है, तो ये F-35I यानी इजराइल, ये इजराइल स्पेशल एडिशन उन्होंने इनके लिए दिया था। ईरान पिवट्स टू चाइना J-10C जेट्स टू कंसीडर इजराइल्स एयर पावर आफ्टर फेल्ड Su-35 डील विद रशिया एमिंग टू रिवाइविंग इट्स एजिंग एयरफोर्स एंड गल्फ टेंशंस। अब वो यहां पर मीडिया लिख रहा है कि वो Su-35 वाली डील जब वो कहीं फेल हो गई है। जाहिर बात है वो फेल नहीं हुई है, लेकिन वो डिले है। जब आपके ऊपर हमला हो गया है और फिर भी वो डिलीवरी नहीं पहुंची तो फिर आपको जल्द अज जल्द कोई और इंतजाम करना है, तो इसलिए वो अभी डिले है। तो देखते हैं वो कब डिलीवरी आती है, लेकिन वो भी यानी ईरान उसको कैंसिल नहीं कर रहा है।
वो एक नई डील कर रहा है। जब Su-35 आने होंगे वो भी बहरहाल वो ईरान पुश कर रहा होगा रशिया को कि वो डिलीवरी करे। इन एडिशन टू J-10 फाइटर जेट्स, रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट ईरान इज निगोशिएटिंग टू परचेज चाइनीज HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम। ना सिर्फ फाइटर जेट्स बल्कि अब यह खबर है कि चाइना से ईरान एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदने जा रहा है। और HQ-16 जो है ये मीडियम रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है और ये इंगेज करता है एयरक्राफ्ट को, क्रूज मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को और ड्रोन जो हैं उनको गिरा सकता है एट द रेंज ऑफ 40 किलोमीटर्स डे और नाइट इन ऑल वेदर कंडीशंस। तो बहरहाल देखें, चाइना तो बहरहाल किसी के साथ जंग लड़ रहा है, तो इस तरह की जो जंगें हैं उसमें अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी खुलकर इस्तेमाल हो रही है, मतलब होने जा रही है, तो जाहिर बात है अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी अमेरिकी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे देती है तो फिर दुनिया में एक और बड़ी तब्दीली आने वाली। तो ये जो जंगें होंगी उसकी कई डायमेंशंस होंगी। उसमें एक तरफ तो वो दोनों मुल्क आपस में लड़ रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसका भी आपस में जो वो सामना हो रहा होगा। तो ये वाली सूरत हाल है। अब चीन का ये करना क्यों जरूरी है, और इससे भी ज्यादा चीन जाएगा अपने इत्तेहादियों के साथ। इसको जरा एक और खबर के साथ मिलाकर देखिए कि चाइना जरूर ईरान के साथ जाएगा, बाकी मुल्कों के साथ जाएगा। नेटो के साथ चाइना का फटा पड़ गया। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उसने चाइना को धमकी लगाई है। जरा पहले हेडलाइंस देखिए, यूरो न्यूज, नेटो कैन नॉट बी नाइव, नाइव होता है कि बेखबर हो जाना और बिल्कुल आंखें बंद कर लेना, अबाउट चाइनाज आर्म्स बिल्डअप। चीन का जो आर्म्स बिल्डअप है उससे हम अब आंखें हटा नहीं सकते हैं, अब हमारे निशान के ऊपर चीन है। नेटो इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर अगेंस्ट चाइना। नेटो सेक्रेटरी जनरल stated that China's significant military expansion has increased the likelihood of conflict regarding Taiwan. अब ये चाइना के ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर अब हमारी नजरें हैं, वो हमारे निशाने के ऊपर है, और ये कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने जा रहा है, हमने ताइवान को बचाना है। इफ चाइना वर टू टेक एक्शन अगेंस्ट ताइवान, अगर चाइना ताइवान के खिलाफ जाता है, देयर इज अ जेन्युइन चांस दैट बीजिंग वुड इनकरेज रशिया टू इंस्टिगेट इश्यूज इन यूरोप। अच्छा, अब ये पूरी एक जंग है जो चाइना के ऊपर मुसल्लत की गई है, ऐलान जंग है। अब वो कह रहे हैं कि अगर पहले वो कह रहे हैं कि चीन ताइवान के ऊपर हमला करने जा रहा है और चीन की जो मिलिट्री एक्सपेंशन है वो अब हमारे निशाने के ऊपर है। अच्छा, चाइना अगर ताइवान के ऊपर हमला करने जा रहा है तो नेटो का सेक्रेटरी जनरल ये कह रहा है कि फिर चाइना रशिया को पुश कर रहा है कि वो यूरोप में मजीद मसाइल छेड़े, यानी यूरोप में मजीद मुल्कों के ऊपर हमले करें, मजीद इश्यूज यहां पर क्रिएट हो ताकि हमारी नजर उधर ना पड़े, देयर बाय डिस्ट्रैक्टिंग नेटोस फोकस एंड रिसोर्सेस, ताकि नेटो यहीं फंसा रहे और चाइना की तरफ ना जा सके। यानी वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमने चीन की तरफ जाना है। वी हैव टू स्टैंड रेडी एंड वी कैन नॉट बी नाइव, वी हैव टू बी क्लियर ऑन दिस एंड दिस इज व्हाई द एक्स्ट्रा डिफेंस स्पेंडिंग इशू इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो इन्होंने 5% बढ़ाया है और इन टोटल कोई $1 ट्रिलियन का बजट जो है वो इंक्रीज होगा। अब उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? भाई आप ये बजट जो है वो किसी आसमानी ताकत से लड़ने के लिए जो है वो बढ़ा रहे हैं। किससे लड़ना? किसे है? दूसरे प्लेनेट से एलियंस आ रहे हैं, लड़ना किसे है? तो वो अब एक खतरा क्रिएट कर रहे हैं कि देखें चाइना हमारे लिए बड़ा खतरा है, अब रशिया दूसरे यूरोपियन मुल्कों के ऊपर भी हमला करने जा रहा है, तो इसलिए बजट बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो यानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, नेटो जो है वो तो चीन से नहीं लड़ा है। नेटो जब से बना है और आज तक नेटो की लड़ाई सोवियत यूनियन और बाद में रशिया से है। चाइना तो ना कभी पहले बड़ी पार था और ना चाइना से फटा था। ये तो चाइना के साथ अब वो ऐलान जंग कर रहे हैं कि हम चाइना के ऊपर भी नजर रखेंगे, चाइना को भी कंटेन करेंगे, और साथ वो कह रहे हैं कि भाई ये दोनों मिलकर हमला करने जा रहे हैं। तो आप देखना, आप ये कह रहे हैं कि चाइना आपके लिए खतरा है, तो इसका मतलब आप उसके खिलाफ इकदाम करने का जवाब बना रहे हैं ना। जैसे कहते हैं ईरान खतरा है हमारे लिए, तो हमला कर दिया। तो चाइना को खतरा डिक्लेयर करना इट्स मीन कि आप उसके खिलाफ अब इकदाम करने की बात कर रहे हैं। और जो आप डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं उसमें भी आप ये जवाब रख रहे हैं कि हम चाइना की वजह से बढ़ा रहे हैं। ये तो बड़ा क्लियर वार्निंग और क्लियर ऐलान जंग है। ताइवान का मीडिया, यूरोपियन यूनियन एंड नेटो must better prepare for joint Russia and China attack, says NATO Secretary General। ये अब ताइवान का मीडिया इसको कोट कर रहा है कि रशिया और चाइना जो है वो ज्वाइंट अटैक करने जा रहे हैं। रशिया जो है वो यूरोप के ऊपर अटैक करेगा और चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक करेगा। न्यूज वीक, चाइना रिएक्ट्स टू द मैसिव नेटो वार्निंग। तो अब ये वाला मामला है, यानी चीन को इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर आज वो इन इत्तेहादियों के साथ खड़ा नहीं होगा तो कल को चाइना के साथ खड़े होने के लिए कोई इत्तेहादी नहीं बचेगा। चाइना बिल्कुल आइसोलेट होगा और अकेला होगा और उसको कंटेन कर लिया जाएगा। यानी अगर ईरान देखे ना, ईरान अगर फॉल हो जाता तो यहां पर अमेरिकन आकर बैठ जाते, तो ये जो सारा इलाका है यहां पर, तो फिर अमेरिका आगे वो अफगानिस्तान से एयर बेसेस दोबारा से मांग रहे हैं, ट्रंप ने ये बात की,
ठीक है, साथ पाकिस्तान के साथ अभी वो, अब देखना ट्रंप कितनी तारीफें कर रहा है पाकिस्तान की, अचानक उसको याद आ गया, अचानक उसको पाकिस्तान, ट्रंप जैसा बंदा, ठीक है, वो यूरोपियंस बड़े बड़े हुक्मरान से जब वो फ्रांस के सदर को कहता है ये शोखा है, और कहता है पाकिस्तानी जो लीडरशिप है क्या समझदार है, क्या जबरदस्त है, इसके क्या जबरदस्त लोग हैं, ट्रंप जैसा बंदा ये बात क्यों करेगा? तो ये सारी कैलकुलेशन यहां पर है कि वो चाइना को कंटेन करना है, इधर ईरान पर हमला, साथ अफगानिस्तान से बेसिस, साथ पाकिस्तान, उसको वो अपने कैंप में लाने की जब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से चाइना के कैंप में ना जाए, उसकी तारीफें जब शुरू हो गई हैं। तो चाइना को पता है कि अगर आज वो इन मुल्कों की मदद नहीं करेगा तो कल को चाइना के साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं बचेगा। अल्टीमेटली उनका टारगेट चाइना ही है, इसलिए चाइना का आना यहां पर हर सूरत में तय है, और वो हर सूरत के अंदर आ रहा है। और नेटो ने एक ऐलान जंग जब वो चीन के ऊपर कर दिया है। तो बात यह है कि ईरान कोई वीक स्टेट नहीं है, उसने इकलौते अकेले इजराइल और अमेरिका का सामना किया, और कोई इस्लामी मुल्क की सारी तारीख में अकेला सामना कर ही नहीं सका इजराइल और अमेरिका का। यह हिस्ट्री में नहीं है कि इजराइल और अमेरिका किसी मुल्क के ऊपर हमलावर हुए हों और उनका मकसद रिजीम चेंज हो और रिजीम चेंज ना हुआ हो। अफगानिस्तान में हुआ, इराक में हुआ, शाम में अभी वो रिसेंटली कामयाब हुए, और लिबिया के अंदर उन्होंने किया, जहां जहां पर उन्होंने चाहा है वो रिजीम चेंज उन्होंने किया है। तो यहां पर रिजीम चेंज, इवन इजिप्ट के अंदर उन्होंने तख्ते उल्टाए हैं, बाकी मालिक के अंदर सारा कुछ उन्होंने किया है, तो यहां पर उनको शिकस्त हुई। तो ईरान कोई वीक स्टेट नहीं है, वो अपना डिफेंस कर सकता है, लेकिन चाइना की ये हेल्प और चाइना की जदीद टेक्नोलॉजी, ये जाहिर बात है कि ये ईरान को और ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और ये कॉपरेशन जब वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ सीएनएन ये कह रहा है कि ईरान ने जो इनरिचमेंट साइट्स है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए सीएनएन ये रिपोर्ट कर रहा है। इरानियंस हैव रीओपन्ड वन ऑफ द एंट्रेंसेस टू द यूरेनियम इनरिचमेंट साइट इन इस्फहान। फिर ईरान ने अपनी जो एयर स्पेस है उसका जो क्लोजर है उसको एक्सटेंड किया है। ईरान एक्सटेंड्स एयर स्पेस शटडाउन इन वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईरान, ठीक है, यानी ये पूरी अभी उनकी एयर स्पेस बंद है। और यूएस की जो एम्बेसी है, और ये वर्चुअल एम्बेसी है तेहरान में, उसने तमाम अमेरिकन सिटीजन को कहा कि वो ईरान को लीव कर दें। अब ये मतलब दोबारा से वो क्यों ये बात कर रहे हैं, और ईरान की जानिब से भरपूर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और ईरान ने अभी ये कहा है कि आवर फोर्सेस हैंड्स आर ऑन ट्रिगर एंड वी आर रेडी फॉर अ फर्म रिस्पॉन्स इफ द एनिमी अंडरटेक एनी मिसकैलकुलेशंस और ब्रीचेस एग्रीमेंट। अगर कोई भी मिसकैलकुलेशन करते हैं तो हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर हैं। ट्रंप नीड्स टू ओपन हिज आईज एंड स्टॉप द एम्प्टी टॉक एंड अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर, IRGC। ट्रंप जो है वो जरा सीधे यानी ये अपने जाना हवास के अंदर आए, और ये जो उसका बिहेवियर है, जिस तरह बात करता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को असैसिनेट करने की बात करता है, इससे जो है ना वो जरा ध्यान से वो बात करे। और तेहरान के अंदर जो फ्यूनरल हुआ है वो एक बड़ा पावर शो हुआ है कि लोग किस तरह से यूनाइटेड हैं। तेहरान फ्यूनरल पर्सियन टर्न्स इनटू वॉर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इजराइल। वो एक पूरा वो कह रहे हैं जी लोग नाराज हैं, लोग ऐसे हैं, वो इतने बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं, और वो डिफेंस की एक पावर शो उन्होंने किया है। अच्छा, अब जो रवांडा और कांगो की जो डील हुई है, जिस पर ट्रंप साहब दोबारा से ढोल पीट रहे हैं कि देखा मैंने नारा लगाया था जंगे खत्म करने का, मैं जंगे खत्म करवा रहा हूं, जरा उसकी हेडलाइंस तो देखिए, हेडलाइंस जरा देखिए। ट्रंप बूस्ट लॉट ऑफ मिनरल्स एक्सेस आफ्टर रवांडा DRC पीस डील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC। क्या ट्रंप जो है वो किसके ऊपर, ट्रंप का फोकस किसके ऊपर है? लॉट ऑफ मिनरल्स के ऊपर। द एग्रीमेंट इनेबल कॉपरेशन बिटवीन आवर कंट्रीज टू एस्टेब्लिश पीस एंड पीस, तो फिर होता है ना हर जगह पर, इजराइल भी पीस ही कर रहा है, इजराइल जो कुछ कर रहा है वो पीस ही कर रहा है। असल बात, इंश्योर द सक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द रीजन, रिसोर्सेज तक इन्वेस्टमेंट और एक्सेस दी जाएगी, ठीक है। तो अब यानी कि मसला क्या है? मसला यह है कि जो भी ये कुछ कर रहा है ये गुड फेथ में नहीं कर रहा, यानी एक लीडरशिप ऐसी आती है जो वाकईतन ये नारा लगाती है कि मैंने जंगें रोकनी है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर गुड फेथ में चीजें नहीं हो रही हैं, बल्कि जहां पर उनको जो सूट करता है वो वैसा कर रहे हैं। अब यहां पर रवांडा का उन्होंने ये डील करवाई है, लेकिन उनका असल जो फोकस है वो मिनरल्स के ऊपर है। जिस दिन वो मिनरल्स निकाल लेंगे उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्या होगा, ठीक है। यानी कि दो सबसे बड़ी जंगें हैं, गजा की जो जारियत है और यूक्रेन, उसमें ये बंदा फेल हो चुका है। और यूक्रेन इधर गजा का तो सीज फायर हो गया था और दोबारा इसने ग्रीन लाइट दी, तो इसका ताल्लुक जो है वो किसी जंगे रोकने या अमन से नहीं है। अभी आप जरा नोट करें, ये जो इसने नेटो का डिफेंस बजट बढ़ाया है, ये आगे चलकर अमन करेगा? मतलब जेब में पिस्तौल रखकर अमन होता है? आप इतना जो असलहा बजट बढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्शन की जा रही है, भाई ये आगे चलकर जंगे ही छेड़ेगा ना। रशिया ने इसको डिक्लेयर किया अपने लिए थ्रेट, और चाइना ने अपने लिए थ्रेट डिक्लेयर किया, तो वो अपने इकदाम करेंगे, तो ये मजीद असला प्रोडक्शन जंगे छेड़ेगी मजीद। यानी ये कह रहा है कि मैं अमन करवा रहा हूं, देखें मेरे टाइम पर कोई जंग नहीं हो रही। तो इसकी जो पॉलिसी है, जैसे इसके पिछले टेन्योर में जो पॉलिसीज थी, उसने आज की जंगे छेड़ी। ईरान की न्यूक्लियर डील से निकलना, यरूशलेम को कैपिटल बनाना, उसने ये दो जंगे छेड़ी।
तो इसी तरह ये वाली जो पॉलिसीज हैं ये आने वाले टाइम में मजीद जंगें छेड़ने वाली हैं। और फिर आप देखिए यूरोप का मुल्क जो है वो मतलब उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ये जो बजट बढ़ा रहे हैं वो अमेरिकन कंपनी से असला खरीदेंगे। तो ये सारा पैसा जो ये बढ़ा रहे हैं ये अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। और इसी को प्यूटन ने एड्रेस किया है। अब ये जो सारा पैसा यूरोपियंस बढ़ाएंगे यानी ये 1% से 5% जीडीपी लेकर जा रहे हैं, तो ये कहां से पैसा निकालेंगे? एजुकेशन से, वेलफेयर प्रोग्राम से, इधर उधर से पैसा निकालेंगे। इसी को प्यूटन ने एड्रेस किया है। उन्होंने कहा कि वी स्पेंड ट्रिलियंस ऑन आवरसेल्व्स, हमने ट्रिलियंस अपने लोगों के ऊपर, अपने ऊपर खर्च किए, ऑन आवर लव्ड वंस, अपने प्यारों के ऊपर, एंड रिलेटिव्स, एंड दे विल स्पेंड देयर 5% ऑन परचेजेस फ्रॉम यूएसए। प्यूटन और ये जो सारे अपने ट्रिलियंस हैं ये खर्च करेंगे अमेरिका से असला खरीदने पर। ठीक है, तो ये यूरोप को जो है सोचना चाहिए। और इस वक्त यूरोप के जरा मसाइल तो देखिए, आज जो ताजा तरीन खबर आ रही है वो एक और सबूत है कि ये कब तक इजराइल को सपोर्ट करेंगे और ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। अब जनाब अली यहां पर खबर ये आ रही है कि फ्रांस और बर्तानिया आपस में जो इमिग्रेंट्स हैं उसके हवाले से एक डील कर रहे हैं। ये दोनों मुल्क इस वक्त इमिग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और यहां पर फार राइट जो है वो इमर्ज कर रहा है और इन लीडरशिप को शदीद तरीन परेशानी का शिकार हो गया है। अच्छा, लेकिन इनकी डील की वजह से जो बाकी कंट्रीज हैं वो परेशान है। अब जरा खबर देखिए, सदर्न यूरोपियन अनहैप्पी with France UK migrant swap talks. Several EU countries have expressed concern regarding a potential France UK immigrant relocation deal, which could see other European Union countries having to host relocated migrants. अब यहां पर ये डील कर रहे हैं कि जिसमें माइग्रेंट्स जो है वो एक्सचेंज किए जाएंगे और उसमें इटली, स्पेन, ग्रीस, माल्टा और साइप्रस इन्होंने बाकायदा तौर पर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया है और यूरोपीय यूनियन की कमीशन यानी प्रेसिडेंट उसको खत लिखा है कि हम किसी तौर पर ये कबूल नहीं कर सकते। और इस रेलोकेशन में क्या होगा, इसमें ये होगा कि यूके जो है वो डिपोर्ट करेगा अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स है जो फ्रांस से क्रॉस करते हुए जो इंग्लिश चैनल है, फ्रांस और बर्तानिया के दरमियान जो इंग्लिश चैनल है यानी जो समुद्री रास्ता है वहां से जो क्रॉस करते हुए बर्तानिया में आए अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स है उसको वो उधर करेगा डिपोर्ट। और फ्रांस जो है वो वहां से जो इमिग्रेंट्स उनको बर्तानिया की तरफ भेजेगा। लंदन वुड एक्सेप्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम द फ्रांस हु क्वालिफाई फॉर एंट्री अंडर द यूके फैमिली रीयूनिफिकेशन स्कीम। बदले यानी बर्तानिया उधर भेजेगा फ्रांस की तरफ और फ्रांस जो है वो माइग्रेंट्स जिनकी फैमिली इधर है या उनका कोई लिंक है तो जो बर्तानिया का कानून है रीयूनिफिकेशन ऑफ फैमिली उस स्कीम के तहत फ्रांस से लेगा माइग्रेंट्स। लेकिन इसमें मसला यह है कि इटली, ग्रीस, स्पेन, साइप्रस और बाकी मालिक वो परेशान है कि ये ऐसे थोड़ी होगा कि ये आपसी तबादला होगा। ये तो वहां से होकर मिसाल के तौर पे बर्तानिया किसी को कबूल नहीं करता, मतलब उधर से फ्रांस ने सारे निकाल दिए और बर्तानिया सबको कबूल नहीं कर रहा, तो वो फिर किधर जाएंगे? वो स्पेन में आएंगे, इटली में आएंगे, बाकी मुल्कों में आएंगे। और इसी तरह से जिनको फ्रांस कबूल नहीं करेगा वो बाकी मुल्कों में आएंगे। तो आप तो दोनों निकाल रहे हो, तो आएंगे तो ये हमारे मुल्कों में। तो ये रिपोर्ट आपके सामने रखने का मकसद क्या है कि ये दो सबसे बड़े मुल्क है फ्रांस और बर्तानिया, ये भी अब माइग्रेशन के इशू की वजह से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो बाकी मुल्कों का क्या हाल होगा? तो यूरोप जो है वो क्राइसिस अंडर क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, उसमें धंसता चला जा रहा है। सबसे बड़ा माइग्रेशन, इकोनॉमी, ये सारे इश्यूज उनके हैं। इसमें कब तक वो मिडिल ईस्ट की जंगों को फंड करेंगे और उनका सॉफ्ट इमेज जिस तरह तबाह हो रहा है, और मिडिल ईस्ट में जंगें होंगी तो मजीद माइग्रेशन होगी। तो इसलिए ये बड़े इश्यूज हैं। और जरा आज की खबर एक और देखिए, एक्सट्रीम हीट वेव हिट्स यूरोप विद टेंपरेचर एक्सपेक्टेड अप टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यूरोप में ये क्लाइमेट का मसला भी खड़ा हो गया है। अब आप देखें ना कि टेंपरेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट वेव वहां पर आने जा रही है। तो यूरोप इतने क्राइसिस और लोग परेशान और आगे पीछे, तो इसलिए यूरोप को ना ही ये जंगें सूट करती हैं, ना ही जो ये अनचेक्ड सपोर्ट इजराइल की वो कर रहा है और अपना सॉफ्ट इमेज तबाह कर रहा है, ये उसको सपोर्ट करता है। तो बहरहाल यूरोप को सोचना है, ईरान अपना दिफा करेगा, फलस्तीनी आखिरी हद तक लड़ते रहेंगे और इजराइल माइनॉरिटी में होते हुए मेजॉरिटी पर कभी रूल नहीं कर सकता। और 100 साल हो गया, बहुत अरसा हो गया। तो यूरोप को सोचना है कि इजराइल के चक्कर में वो अपना मजीद कितना नुकसान करवाएगा। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय से लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।